हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो पिछले क्लास में हमने क्या ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर, एंड दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उस पे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कभी भी आ सकता है बेटा। बहुत पहले एक बार गेट में आया हुआ है, रैंडम वेरिएबल के ऊपर गॉसियन रैंडम वेरिएबल को हाफ वेव रेक्टिफायर से पास आउट हमने किया था, तो क्या होता है, ठीक है ना। तो वो हमने देखा हुआ था, सीधे सीधे उसके रिजल्ट को यूज करके वो क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। और उस पे लेकिन फ्यूचर में गेट के आने वाले पेपर्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ और ले रहे हैं, जैसे y इक्वल टू साइन कॉस एक्स लिया और एक मैं tan ऑफ x या tan ऑफ फाई कहेंगे लूंगा, तो इसके बाद नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मेरी तरफ से खत्म हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस, डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज, मॉड एक्स हमने देख लिया, एक्स स्क्वायर देख लिया, यूनिट स्टेप फंक्शन के फॉर्म में देख लिया मैक्सिमम, ताकि आपको थिंकिंग कैसे करनी, मैपिंग कैसे हो रही है आपको समझ में आए, आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाए, लॉजिक्स बिल्ड कर पाए, लॉजिकली सोच पाए चीजें हो कैसे रही है ना। तो उसके बाद आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में कोई भी चीज। तो ये क्वेश्चन करते हैं, 2 पार्ट हैं एक ही क्वेश्चन के, दोनों को फाइंड आउट करते हैं। और एग्जाम में सीधे सीधे आ सकता है कि पीडीएफ ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स वुड बी z इक्वल टू कॉस एक्स, पीडीएफ ऑफ z इक्वल टू कॉस एक्स वुड बी क्या होगा, ठीक है ना। तो ट्राई करते हैं, जैसे अभी तक करते थे वैसे करेंगे, ठीक है ना। मैपिंग मेन इंपॉर्टेंट है, मैपिंग वाले इनइक्वालिटी आप कैसे सॉल्व करते हो, तो वही मैं यहां पे भी समझाऊंगा। साइन और कास फंक्शन आ गए, ये सब भी आप पढ़ते हो, ये सारे फंक्शन आप पढ़ते हो, तो ये आपको आना चाहिए। इसमें आप ये नहीं कह सकते थे कि नॉन लीनियर है तो कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। We have a uniform random variable x whose PDF is given as, तो जो रैंडम वेरिएबल x है उसका PDF fx, जो x स्मॉल x का फंक्शन है, it is taking PDF is existing only between 0 to pi and its amplitude of the PDF is 1 by pi। मतलब इसका क्या है, PDF केवल नॉन जीरो है बिटवीन 0 टू पाई, बाकी जगह PDF 0 है, और जहां PDF 0 है वहां करेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी 0। मतलब जो रैंडम वेरिएबल x है वो 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू जो ले रहा है उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी है, बाकी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0 है, और जिन वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब वो वैल्यूज वो ले ही नहीं रहा है। तो एक तरह से जो ये रैंडम वेरिएबल x है ये 0 से पाई के बीच में वैल्यू ले रहा है, और 0 से पाई के बीच में जितने सैंपल्स हैं सारे इक्वली लाइकली हैं, इसीलिए इसका पीडीएफ क्या है, यूनिफॉर्म पीडीएफ है। बात समझ में आ रही है, दे दिया आपको, ठीक है। देन फाइंड द पीडीएफ एंड सीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल y इक्वल टू साइन ऑफ कैपिटल x एंड z इज इक्वल टू cos ऑफ कैपिटल x, ठीक है ना। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, पहले पार्ट देखते हैं फिर दूसरा पार्ट देखेंगे, पूरा बोर्ड को यूटिलाइज करते हैं। आप ध्यान से देखते हैं, हम जब भी पीडीएफ इस तरह फाइंड आउट करना रहता है तो आपको कैलकुलेट करना क्या इजी होता है। यू फर्स्ट फाइंड आउट द सीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल, द मैप्ड रैंडम वेरिएबल, देन बाय differentiating the given random CDF of the mapped random variable you can find out the PDF of mapped random variable, ठीक है ना। तो निकालते हैं, पहला वाला केस A लेते हैं, ठीक है बेटा। क्या है इसमें, हमें बताना है पहले y रैंडम वेरिएबल का हम फाइंड आउट करेंगे क्या, CDF। दिस CDF is for random variable y and it is the function of independent variable small x and it is nothing but the probability of y less than or equal to x। अब देखो y है क्या, y is nothing but a sinusoidal function of random variable capital X sin of x। तो देखो x कोई भी वैल्यूज ले ले, और जो रैंडम वेरिएबल x है इट इज टेकिंग, कोई भी रैंडम वेरिएबल होता है वो -∞ से +∞ के बीच में ही कोई वैल्यू लेता है, कोई रियल वैल्यूज, कोई भी गिवन रैंडम वेरिएबल हो, कैपिटल X हो, कैपिटल Y, कैपिटल Z, एनी रैंडम वेरिएबल, वो -∞ से +∞ के बीच में जितनी सैंपल वैल्यूज हैं उन्हीं में से सैंपल वैल्यूज लेता है। अपना x रैंडम वेरिएबल 0 से पाई के बीच में सैंपल्स ले रहा है, बाकी सैंपल्स नहीं ले रहा है। -∞ से ∞ के बीच में 0 से पाई रेंज में ही वो सैंपल वैल्यूज ले रहा है, बाकी रेंज की सैंपल वैल्यूज को वो नहीं ले रहा है। तो देखो x कोई रियल नंबर ही है, जो भी है उसकी रेंज आपको यहां गिवन है, और साइन ऑफ एनी फंक्शन, साइन ऑफ एनी, साइन x कुछ भी हो, x अगर रियल है तो साइन ऑफ x can never be greater than +1 and can never be less than -1। साइन ऑफ एनी स्मॉल x, ये अंदर आर्गुमेंट कैपिटल X कुछ भी डाल दो, साइन ऑफ रियल, ये रियल होना चाहिए, रियल के लिए। जब कॉम्प्लेक्स आ जाएगा तो साइन ऑफ z, उसके बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, वो इट कुड बी ग्रेटर देन 1 भी हो जाता है।
अगर x रियल है तो साइन ऑफ x कुड नेवर बी ग्रेटर देन +1 और कुड नेवर बी लेस देन -1। तो साइन ऑफ जो कैपिटल X है इट कुड नेवर बी ग्रेटर देन और इक्वल टू कुड नेवर बी ग्रेटर देन 1 एंड कुड नेवर बी लेस देन -1। ये -1 से 1 के बीच में होगा। मतलब जो ये आपका रैंडम वेरिएबल y है इट विल टेक वैल्यूज ओनली बिटवीन -1 to +1 फॉर द गिवन रेंज ऑफ x, है ना। तो ये -1 से +1 से बाहर वैल्यूज तो ले ही नहीं सकता क्योंकि ये साइनोसाइडल फंक्शन है और साइनोसाइडल फंक्शन कुड नेवर बी ग्रेटर देन 1, कुड नेवर बी लेस देन -1। तो y के बारे में ये तो पता चल गया इट कुड नेवर बी आउटसाइड +1 या लेस देन -1, कभी नहीं पॉसिबल है। अब देखो ध्यान से, अगर आप किसकी प्रोबेबिलिटी निकालने चाह रहे हो, y के उन किसी x इक्वल टू x पे अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है CDF फंक्शन की, तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना, ये मैपिंग एकदम समझते हैं ताकि आपके दिमाग के सारे पर्दे खुल जाएं। आपको -∞ से स्मॉल x तक जितने y के सैंपल्स हैं, -∞ से x तक जितने y के सैंपल्स हैं, उन सभी सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी ऐड कर दो तो आपको fy(x) की एट x इक्वल टू x वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं कहूं ये स्मॉल x -∞ से +∞ आपको वेरी करना है, फिर fy(x) की फॉर डिफरेंट स्मॉल x वैल्यूज फाइंड आउट करना। अगर x -1 से लेस है, अगर ये -1 कहां से पॉइंट आया, sin x -1 से नीचे नहीं हो सकता, +1 से ऊपर नहीं हो सकता, यहां से आया। अब अगर x -1 से नीचे है, बेटा क्या है, x -1 से नीचे है, ध्यान रखना। तो x -1 से नीचे है तो क्या मतलब हुआ, वाइल जैसे x -1 से नीचे कोई वैल्यू ले लो, -1.5 ले लो, लेट्स से -1.5, ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। x लेस देन -1 मैं क्यों ले रहा हूं, लेट्स से x -1 से नीचे जितने पॉइंट हैं x के, मैं ये कह रहा हूं -1 से नीचे जितने पॉइंट हैं x के, उन सभी के लिए मैं fy(x) कैलकुलेट करने जा रहा हूं। x इस रेंज में जो है -1 से नीचे जितने पॉइंट्स हैं स्मॉल x के, उन सभी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग fy(x) मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूं, है ना। जैसे x इज इक्वल टू -1.5 इसी रेंज में, x इज इक्वल टू -2 पॉइंट इसी रेंज में, x इज इक्वल टू -1.6 इसी रेंज में है। तो मैं उसमें से एक कोई पॉइंट ले लेता हूं, लेट्स से -1.5, ये इसी रेंज में है, लेस देन -1 है। तो fy -1.5 क्या होगा बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ y लेस देन और इक्वल टू -1.5, y लेस देन और इक्वल टू -1.5, मतलब -∞ से लेके -1.5 के बीच में जितने सैंपल वैल्यूज हैं उनको असाइन होने की y की टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है वो बता दो। और आपको पता है y -1 से नीचे कोई सैंपल वैल्यू नहीं ले रहा है और +1 से ऊपर कोई सैंपल वैल्यू नहीं ले रहा है, तो y इस रेंज में कोई सैंपल वैल्यू ले ही नहीं रहा है -∞ से लेके -1.5 तक, और जो सैंपल वैल्यूज y नहीं लेता है उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। तो इस रेंज में जितने सैंपल हैं सारे सैंपल को लेने की y की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है। तो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी कि नहीं। -1.5 ले लिया, -1.2 ले लिया, -1.1, सबके लिए 0 ही आने वाला है। तो फॉर ऑल द x विच आर लेस देन -1 fy(x) विल बी इक्वल टू क्या, 0 होगा, विल बी इक्वल टू 0। दूसरी तरह से सोचो, हम कैसे करते हैं, y कैसे मिला, x को मैप करके थ्रू द फंक्शन साइन। तो अगर y शुड बी लेस देन और इक्वल टू -1.5, तो y के इस रेंज में सैंपल वैल्यूज लेने के लिए x की कौन सी रेंज होगी, किस x की किन वैल्यूज के लिए y ने इस रेंज में वैल्यू ली होगी, वो रेंज हम फाइंड आउट कर लें और उस x की जो रेंज है उसकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो हमें ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। सिंपल सी बात, क्योंकि हमें नोन x है, y नहीं। y का पीडीएफ, अगर y का पीडीएफ पता होता तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती, सीधे y के पीडीएफ को इंटीग्रेट करके। नहीं पता है तो हमें पीछे जाना पड़ेगा, y आया कैसे। तो y की ये रेंज x की किन वैल्यूज के लिए आई है वो रेंज फाइंड आउट कर लो और उसकी प्रोबेबिलिटी। तो देखो x की ऐसी कोई रेंज है ही नहीं जिसके लिए y इस रेंज में वैल्यू ले। तो x की ऐसी जब कोई रेंज है ही नहीं जिसके लिए y ये वैल्यू ले, मतलब इस प्रोबेबिलिटी जो ये इनइक्वालिटी वाली प्रोबेबिलिटी है इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, नल। x की ऐसी कोई रेंज पॉसिबल ही नहीं जिसके लिए y इस रेंज में वैल्यू ले, तो नल स्पेस, और नल स्पेस की क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, 0 आ गया। बात क्लियर। अब अगला रेंज आते हैं -1 से 0 वाला, ध्यान से देखना। अब एक चीज और देखो, जब भी आपको मैपिंग दी हो ना तो एक बार ग्राफ प्लॉट कर लिया करो।
अभी मैं एकदम आपको क्लियर कर दूंगा ये सब चीजें, है ना। देखो y इस एक्सिस पे है, इट इज फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल कैपिटल X, और y इज नथिंग बट साइन ऑफ कैपिटल X। तो हमेशा जो डिपेंडेंट है इस पे आएगा, जो इंडिपेंडेंट है इस पे, वो x का फंक्शन है। तो ये साइनोसाइडल ऐसे वेरी करेगा ना, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, ये 4 पाई है, ठीक है, इसी तरह से पीछे भी जाएगा। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ये वैल्यू है क्या y की +1 है, और ये वैल्यू है -1। तो -1 से नीचे तो y कभी भी नहीं है x के किसी वैल्यू के लिए। देख लो, फॉर एनी रेंज ऑफ x y इज नेवर लेस देन -1, है ना, y इज नेवर लेस देन -1। So the probability that for all the x values which are less than -1, the probability y less than or equal to -1, मतलब ये क्या कह रहा है, -1 से कम जो सैंपल वैल्यूज लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वो सैंपल वैल्यू y कभी ले ही नहीं रहा है, x की ऐसी कोई रेंज ही नहीं है, तो वो 0 आएगी। अब हम क्या लेते हैं, x को कहां लें, x को -1 से 0 के बीच में ले लें, माइनस इंफिनिटी से -1 वाले पॉइंट कवर हो गए, उसके सीडीएफ पता चल गई। अब मैं ले लेता हूं x को लेट से -1 से कहां 0 के बीच में, 0 पे इक्वलिटी लगा दो, नहीं लगा तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो हम देख लेंगे। 0 इक्वलिटी लगाना नहीं लगाना तब फर्क पड़ता है जब एक सैंपल वैल्यू के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे रेंज हों, तब जाके दिक्कत होती है, ठीक है ना। जैसा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में था, तो वहां बड़ा क्रिटिकल था, एक सैंपल वैल्यू y की 0 लेने के लिए x की बहुत बड़ी रेंज थी, तो एक सैंपल वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी फाइनाइट आ गई थी। अब ध्यान से देखना, y -1 से 0 के बीच में, मतलब y क्या है, निगेटिव है और -1 से 0 के बीच में है, तो x की कौन कौन सी रेंज है जिसके लिए y -1 से 0 के बीच में है। x जब देखो पाई से 2 पाई के बीच में है, तो y आपका क्या है, 0 या 0 से नीचे है कि नहीं, -1 से 0 के बीच में है कि नहीं। यहां देखो इस रेंज में y एक्सिस पे है, देखो y यहां पे मैक्सिमम है, -1 है, मतलब निगेटिव में मैक्सिमम है, 3 पाई 2 पे, 2 पाई पे 0, पाई पे 0। तो पाई से 2 पाई के लिए x, रैंडम वेरिएबल x की पाई से 2 पाई रेंज के लिए y -1 से 0 के बीच में है, 2 पाई से 3 पाई के बीच में ये क्या है, 0 से 1 के बीच में है। फिर x 3 पाई से 4 पाई के लिए आपका y क्या है, फिर से आपका क्या है, -1 से 0 के बीच में, है ना। तो आप जब भी कोई रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती, ध्यान से देखो, अब आपको क्या बताना है, एफ वाई एक्स, ध्यान से देखना, अभी मैं इसको मैपिंग आपको बहुत अच्छे से समझा देता हूं, एक एक लाइन क्लियर। तो ये फिर से आएगा प्रोबेबिलिटी y लेस देन और इक्वल टू x, और x क्या है, -1 से 0 के बीच का कोई पॉइंट है, x -1 से 0 के बीच का कोई पॉइंट है, लेट्स से x इज इक्वल टू ले लेते हैं -0.5। तो ये क्या आएगा, आपको इससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। एफ वाई एक्स क्या होगा, ये सारे पॉइंट जो -1 से 0 के बीच में, क्योंकि y एक बार निगेटिव है एक बार पॉजिटिव है, 1 से -1 के बीच में, इसीलिए मैं y को कंपेयर हम x से कर रहे हैं, तो x को भी -1 से 0 के बीच में रख लें, तो देखते हैं कंपैरिजन कैसा आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि y -1 से 0 के बीच में वैल्यू ले सकता है, क्योंकि sin x -1 से +1 वैल्यू लेता है, तो ये -1 से 0 के बीच में वैल्यू ले सकता है। तो देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी y लेस देन और इक्वल टू -0.5, इसको फिर x के टर्म में जनरलाइज कर देंगे। अब ध्यान से देखो, y लेस देन और इक्वल टू -0.5, ये कह रहा है माइनस इंफिनिटी से लेके -0.5 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके -0.5 तक, माइनस इंफिनिटी से लेके -0.5 तक जितने सैंपल हैं y के, उन सभी सैंपल को असाइन होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ये बता दो। आपको पता है अब माइनस इंफिनिटी से -0.5 कहां तक गया, माइनस इंफिनिटी से लेके -0.5 तक के सैंपल की बतानी है, यहीं पे कहीं -1 भी होगा, -1 तो पहले ही पड़ जाएगा, और माइनस इंफिनिटी से -1 के बीच सैंपल असाइन करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, क्योंकि y इस रेंज में कोई सैंपल y को असाइन ही नहीं हो रहा, और जिस रेंज में कोई सैंपल असाइन नहीं हो रहा उन सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0। सैंपल असाइन नहीं होना मतलब प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो माइनस इंफिनिटी से -1 तक तो 0, इसको मैं अगर 2 भाग में ब्रेक कर दूं, प्रोबेबिलिटी y क्या लेस देन -1, क्योंकि 1 को तो प्लस -1 तो असाइन हो सकता है ना, y -1 सैंपल वैल्यू ले रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू -0.5, है ना। इसको 2 भाग में बांट दिया, माइनस इंफिनिटी से -1 तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी प्लस -1 से 0.5 तक के, तो ये तो हो गया 0 ये वाला,
कि लेस देन -1 है ही नहीं, तो इन सारे सैंपल की टोटल प्रोबेबिलिटी 0। तो यह आया प्रोबेबिलिटी y टेक्स द वैल्यू बिटवीन -1 टू -0.5। मतलब -0.5 से -1 के बीच में जो वैल्यूज ले रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। y इस रेंज में जो वैल्यूज ले रहा है उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, और y इस रेंज में वैल्यूज ले सकता है। अब ध्यान से देखो, -1 से -0.5 के बीच में, अब देखो -1 से -0.5 के बीच में कब वैल्यू लिया है, ये -1 और ये -0.5 वाला लाइन ड्रॉ कर दो, ये -0.5 वाला लाइन है, यहां पे ड्रॉ कर दो -0.5। -1 से -0.5 के बीच क्या मतलब, इस लाइन के नीचे, क्योंकि ये -0.5 वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके नीचे वाली वैल्यू सारी -0.5 से कम है और अप टू -1 तक है। देखो ये वाली रेंज, ये वाली रेंज। तो अब देखो -0.5 से -1 के बीच में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको हम किससे मैप कर दें, यक्स की किस रेंज के लिए y -0.5 से -1 के बीच की वैल्यूज ले रहा है, यक्स की वो रेंज फाइंड कर लें, और यक्स का पीडीएफ पता है तो उस रेंज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल लें, तो मुझे ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। अब ध्यान से देखो, यक्स -0.5 से -1 के बीच में कब वैल्यू लिया है, देखो ये -0.5 के करस्पॉन्डिंग कोई एंगल आएगा यहाँ पे, पाई प्लस सम एंगल थीटा, यहाँ 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि जितना थीटा ये आगे होगा उतना थीटा ये पीछे होगा। सिमिलरली यहाँ 3 पाई प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा। सिमिलरली यहाँ ये क्या है, माइनस पाई है, माइनस पाई प्लस थीटा, उसी तरह से यहां से होगा 0 माइनस थीटा। तो अब ध्यान से देखो, इस रेंज में वैल्यू y के लेने के लिए यक्स की कौन कौन सी रेंज है, यक्स कौन कौन सी रेंज में वैल्यू ले ताकि y इस रेंज में वैल्यू ले। अगर यक्स वैल्यू ले पाई प्लस थीटा टू 2 पाई माइनस थीटा, जहां थीटा क्या है, साइन इनवर्स -0.5, साइन इनवर्स -0.5 उस किस एंगल पे ये कट कर रहा है, साइन इनवर्स -0.5 है ना, साइन इनवर्स 0.5, -0.5 नहीं, साइन इनवर्स 0.5 है ना। ये जो एंगल कट किया ये थीटा कुछ होगा, थीटा आप साइन के फॉर्म में आप निकाल सकते हो ना, कि वैल्यू कब -0.5 है, वहां से ये पाई प्लस सम एंगल आएगा और वो थीटा आएगा, साइन इनवर्स 0.5 आएगा। सिंपल सी बात है, उतना एंगल पाई प्लस थीटा, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा है ना, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा अगर थीटा की वैल्यू मैं 30 ले लूं तो साइन 30 इज 0.5, और बाहर माइनस लगा तो -0.5 आ गया कि नहीं। तो ये एक्चुअली में पाई प्लस पाई बाई 6 वाला पॉइंट है। तो वही थीटा मैं क्या कह रहा हूं, थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स 0.5 है, साइन इनवर्स 0.5। ठीक है, तो देखो ये -1 से -0.5 के बीच में वैल्यू कब ले रहा है, व्हेन x टेक्स द वैल्यू फ्रॉम पाई प्लस थीटा टू 2 पाई माइनस थीटा। जब ये यहां से लेके x यहां तक है, इस बीच में देखो y क्या है, -0.5 से 1 के बीच में, या 3 पाई प्लस थीटा से लेके 4 पाई माइनस थीटा तक वैल्यू ले रहा है, या -पाई प्लस थीटा से लेके आपका माइनस थीटा तक वैल्यू ले रहा है। इसी तरह से यहां पे एक रेंज होगी, इसी तरह से यहां पे लेफ्ट में रेंज होगी। तो देखो हमें सबकी प्रोबेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी। y की -1 से -0.5 की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x की पाई प्लस थीटा से 2 पाई माइनस थीटा वैल्यू लेने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो, प्लस x की 3 पाई प्लस थीटा से 4 पाई माइनस थीटा के बीच में लेने की वैल्यू क्या प्रोबेबिलिटी है वो, प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इक्वल टू क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन पाई प्लस थीटा टू 2 पाई माइनस थीटा, प्लस x takes the value between 3 pi minus theta to 4 pi plus theta, plus dot dot dot, plus probability that x takes the value between minus pi plus theta to minus theta, ये वाली रेंज। इसी तरह से so on, जितने ये यहां पे ये रेंज हर अल्टरनेट पे मिलेंगे, हर अल्टरनेट पे मिलेंगे निगेटिव साइकिल में। ठीक है, तो इन सब की अगर प्रोबेबिलिटी मैं ऐड कर दूं, क्योंकि x की इस रेंज के लिए भी y ये वैल्यू लेता है, x की इस रेंज के लिए भी y इस रेंज में वैल्यू लेता है, x की इस रेंज के लिए भी y इस रेंज में वैल्यू लेता है, तो ये सारे रेंजेज, x की सारे रेंजेस की प्रोबेबिलिटी मैं अगर ऐड कर दूं तो y के इस रेंज की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। समझ में बात आ रही है? अब ध्यान से देखो, x के किसी रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी निकालने का क्या मतलब, उसके पीडीएफ का इंटीग्रेशन कर देना उस रेंज में। अब ध्यान से देखो, पाई प्लस थीटा टू 2 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा टू 2 पाई माइनस थीटा में इस पीडीएफ की वैल्यू क्या है, 0। 3 पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा तो कहीं यहां होगा ना, थीटा इज पाई बाई 6 है, यहां पे देख लो थीटा की वैल्यू पाई बाई 6 है, तो यहां से
2 पाई माइनस थीटा, यहाँ पे पीडीएफ 0, तो पीडीएफ इस रेंज में 0 है, तो उस पीडीएफ का इंटीग्रेशन इस रेंज के लिए 0, क्योंकि किसी रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, पीडीएफ का इंटीग्रेशन उस रेंज में। अगली रेंज 4 पाई 3 पाई माइनस थीटा, तो उसके लिए भी 0, अगली रेंज उसके लिए भी 0, तो ये सारे राइट से हैंड साइड वाले क्या हो गए 0। फिर क्या है, पाई माइनस पाई प्लस थीटा माइनस थीटा कहीं यहाँ पे आएगा और माइनस पाई प्लस थीटा कहीं यहाँ, और फिर इसके पीछे ही चलते जाओगे क्योंकि अगली निगेटिव साइकिल और पीछे आएगी, अगली निगेटिव, और इस रेंज में भी पीडीएफ 0, अगली रेंज में भी पीडीएफ 0, अगली रेंज में भी पीडीएफ 0। तो यहां पे जितनी x की रेंजेज है उन सारे के लिए आपका पीडीएफ क्या है, x का 0, तो एरिया अंडर का और पीडीएफ 0 आएगा और ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0 आएगी। तो आपको क्या मिला ये, लेकिन मैपिंग समझना बहुत जरूरी था कि कैसे इस रेंज को हम फाइंड आउट करेंगे, ये मैपिंग मेरे लिए समझाना ज्यादा जरूरी था। मैं जल्दी से लिख देता 0 ना, तो उसका कोई मतलब नहीं रहा, ताकि आपको हो सकता था ये आ जाता, ये पीडीएफ होता अगर माइनस पाई टू पाई और 1/2 पाई, तो ये वाली जो रेंज है उसके लिए पीडीएफ नॉन जीरो होता और इस रेंज के लिए आपका एरिया अंडर कर्व आता। ये वाला रेंज पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, उसके लिए वो 0 होता, तो वो तो 0 आ जाता, लेकिन ये वाली जो माइनस पाई थीटा टू माइनस पाई प्लस थीटा टू माइनस थीटा, ये रेंज फिर आपके लिमिट के अंदर आ जाती है, पीडीएफ जहां पे नॉन जीरो होता और एरिया अंडर कर्व नॉन जीरो, तब इस रेंज की एक प्रोबेबिलिटी आती बेटा। लेकिन जितने सारे एक्स के रेंजेज हैं सबके लिए पीडीएफ 0 है, जो गिवन पीडीएफ है, इसलिए इस रेंज y की इस रेंज में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 0। और वैसे भी देखो आपका x 0 से पाई के बीच में केवल वैल्यूज ले रहा है विद सम प्रोबेबिलिटी, और x जब 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेगा तो sin x 0 से 1 के बीच में वैल्यू केवल ले सकता है। देख लो, जब x 0 से पाई के बीच में वैल्यू ले रहा है तो sin x 0 से 1 के बीच में, मतलब y कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता, या y के निगेटिव वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि x 0 से पाई के बीच में ही वैल्यू लेगा विद सम प्रोबेबिलिटी, बाकी सारे सैंपल वैल्यू वो ले रहा है 0 प्रोबेबिलिटी, और x अगर 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेगा तो उसी के करस्पॉन्डिंग y sin x कुछ वैल्यू लेगा विद सम प्रोबेबिलिटी। तो जब x 0 से पाई के बीच में होगा तभी जो सैंपल वैल्यूज y लेगा उनकी कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, तो जब ये 0 से पाई होगा तो y sin x 0 से 1 होगा, तो y के 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेने की कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, बाकी सारी वैल्यूज लेने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0। तो ये जो -1 से -0.5 था ये 0 से 1 के बीच में नहीं, तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी क्या आनी थी 0 ही आनी थी अगर लॉजिक लगाओगे। लेकिन ये मैपिंग समझना बहुत जरूरी था, अगर यही -पाई टू 2 पाई होता ना, -पाई टू पाई होता तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाती, ठीक है ना। तो इस रेंज के लिए भी -1 से 0, जैसे x -0.5 ले लिया, ऐसे -0.2 ले लेते, ऐसे -0.3, बस इस यहाँ पे पाई प्लस थीटा एंगल बदल जाता, लेकिन जो x की रेंज आती वो पाई के आउटसाइड ही आती, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बस थीटा बदल जाता। यहाँ पाई 0.1 के लिए -0.1 के लिए थीटा कहीं यहां आता, -0.6 के लिए थीटा कहीं यहां आता, बस थीटा बदल जाता। लेकिन उस हर रेंज के लिए, x की उस हर रेंज के लिए आपका पीडीएफ क्या है 0, तो एरिया अंडर करो 0 आता, और 0 आता तो ये प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 0। तो आप एक तरह से देख लो, लेस देन -1 के लिए भी 0 और -1 से 0 के लिए भी 0, मतलब फॉर x लेस देन 0 या y x से 0, ये समझाना बहुत जरूरी था बेटा, क्योंकि -1 से 0 के बीच में y वैल्यू ले सकता था, साइन ऑफ x -1 से 0 के बीच में वैल्यू ले सकता है, ये समझना बहुत जरूरी था। अब देखो x ग्रेटर देन 0 लेते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एंड 1 के बीच में लेते हैं, जैसे अभी ये लिया था, तो x ग्रेटर देन 0 या 1 के बीच में लेते हैं तो क्या हो जाएगा एफ वाई एक्स। ये समझना बेटा मैपिंग बहुत जरूरी है, प्रोबेबिलिटी दैट y लेस देन आर इक्वल टू x। कोई x का पॉइंट ले लो 0.5, लेट्स से x का कोई पॉइंट ले लो 0.5, यहीं से आपको समझ में आ जाएगा 0.5 के लिए जैसा वो रिएक्ट करेगा उस 0.5 पॉइंट को x से रिप्लेस कर देना, इस पूरी रेंज के लिए वैसे ही ये बिहेव करेगा, है ना। एक जनरल पॉइंट देख लो, फिर पूरी रेंज को उसी को क्या कर दो, एक सिंगल पॉइंट उसको एक मतलब एक वेरिएबल से फिर रिप्रेजेंट कर लो कि x इस रेंज में एक पॉइंट के लिए आपने निकाल लिया, बाकी पॉइंट्स के लिए ऐसा ही होगा, तो 0.5 को x से रिप्लेस कर दो। तो अब देखो क्या होगा एफ वाई एक्स, तो x लेस देन 0 के लिए तो 0 हो गया, प्रोबेबिलिटी दैट y लेस देन आर इक्वल टू 0.5। अब आपको पता है इसको मैं दो भाग में ब्रेक कर सकता हूं, प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0 प्लस प्रोबेबिलिटी y टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 to 0.5 कर सकता हूं।
ये क्या बता रहा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0.5 तक जितने सैंपल है उन सबकी प्रोबेबिलिटी, उसको मैंने दो भाग में ब्रेक कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से 0 माइनस तक जितने सैंपल हैं, फिर 0 से 0.5, और y लेस देन 0 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0, आप निकाल चुके हो। 0 से जितने नीचे वाले सैंपल है उन सभी को असाइन होने की प्रोबेबिलिटी 0 है, क्योंकि y केवल 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, और ये तो 0 से 1 के बीच के ही है। अब देखो इसके करस्पॉन्डिंग वाली हम रेंज निकालते हैं, और हम 0 से 0.5 के बीच में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये मैं 0.5 वाली लाइन खींच देता हूं, क्या 0.5 वाली लाइन यहां, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट देखो, इस लाइन के नीचे जो वैल्यू है वो 0 से 0.5 के बीच में है, क्योंकि 0.5 की ये लाइन है, 0.5 से जो नीचे होगा वो क्या है, 0.5 से कम, और 0 से 0.5 के बीच में चाहिए, तो ये 0 के ऊपर और 0.5 के नीचे के बीच का जो पोर्शन है वही 0 से 0.5 के बीच में है। तो y 0 से 0.5 के बीच में है, मतलब देखो इस रेंज में y 0 से 0.5 के बीच में है, यहाँ 0.5 और उससे पहले 0.5 से नीचे, और इस रेंज में ये 0 से 0.5 के बीच में है ना। तो आपको y 0 से 0.5 के बीच में चाहिए, तो मुझे अब x की वो रेंज चाहिए जिसके करस्पॉन्डिंग y 0 से 0.5 के बीच में है, और उस x रेंज की प्रोबेबिलिटी मैं निकाल लूंगा, तो y के इस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अब ध्यान से देखो, अगर आपका x यहां से यहां थीटा के बीच में है, ये 0.5 के करस्पॉन्डिंग 0 से थीटा के बीच में है, तब y 0 से 0.5 के बीच में है, या अगर यही लाइन यहां कट कर रही तो ये पाई माइनस थीटा हो जाता है कि नहीं। देखो अगर ये 0 से थीटा एंगल आगे है, तो यही लाइन यहां जब कट करेगी तो पाई से थीटा एंगल पीछे, पाई माइनस थीटा। तो अगर कैपिटल X पाई माइनस थीटा से पाई के बीच में है, तब भी y 0 से 0.5 के बीच में है। सिंपल सी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो फिर से आओ यहाँ पे, यहाँ 2 पाई प्लस थीटा, क्योंकि ये कितना एंगल आगे काटेगा, जैसे ये 0 से थीटा काटा, ये 2 पाई से थीटा, तो ये 2 पाई प्लस थीटा पे भी 0.5, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा तक ये 0.5 से नीचे है, 0 से 0.5 गया है, तो 2 पाई से 2 पाई थीटा तक ये 0 से 0.5 के बीच में ही है y, और यहाँ पे फिर से 3 पाई माइनस थीटा, तो 3 पाई माइनस थीटा टू 3 पाई भी ये किससे नीचे है, 0 से 0.5 के बीच में, 0.5 से 0 के बीच में, देखो ना 0.5, 3 पाई माइनस थीटा पे 0.5 और 3 पाई पे 0, ये घट रहा है, 0.5 से 0 के बीच में ही है, देख लो ना, ये यही तो वैल्यूज हैं 0.5 से 0 के बीच में। तो ये जितनी सारी x की रेंजेस हैं उन सभी के करस्पॉन्डिंग हमें प्रोबेबिलिटी निकाल दें उन सारी रेंजेस की, तो हमें y 0 से 0.5 के बीच की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। लेकिन आप ये मुझे बताओ, x की जो ये रेंज है 0 से थीटा और पाई माइनस थीटा टू पाई, इस रेंज में x का पीडीएफ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये थीटा है और पाई माइनस थीटा कहीं यहां पे, थीटा टू पाई जो ये 0 से थीटा एंगल है जिसके बीच x की जिस रेंज के लिए y 0 से 0.5 के बीच में है, 0 से थीटा एक पहली रेंज है और एक रेंज है पाई माइनस थीटा टू पाई। इन दोनों रेंजेस के लिए आपका पीडीएफ नॉन जीरो है, लेकिन देखो 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई टू 2 पाई प्लस थीटा वाली रेंज के लिए पीडीएफ क्या है, 0, क्योंकि 0 से पाई के आउटसाइड हर जगह पीडीएफ 0 है, तो 2 पाई तो 0 से पाई से आउटसाइड है, 2 पाई से 2 पाई प्लस थीटा में पीडीएफ की वैल्यू 0, 3 पाई माइनस थीटा टू 3 पाई में भी पीडीएफ की 0। इसी तरह से अगला आएगा आपका 4 पाई प्लस थीटा और 4 पाई माइनस थीटा टू 4 पाई टू 4 पाई प्लस थीटा, 4 पाई माइनस थीटा टू 5 पाई माइनस थीटा टू 5 पाई, इस रेंज के लिए भी पीडीएफ 0। इधर इसी तरह से लेफ्ट में आ जाओ तो आपको -2 पाई प्लस थीटा इसी तरह से रेंज मिलेगी। इन बाकी रेंजेज 0 से थीटा और पाई माइनस थीटा टू पाई, इस x की रेंज को छोड़ के बाकी जो रेंजेज हैं x की जिनके करस्पॉन्डिंग y 0 से 0.5 वैल्यू ले रहा है, वो सारी रेंजेज के लिए आपकी पीडीएफ की वैल्यू 0 है, तो उन रेंजेज के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो 0 आएगी। उनकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हो, उस रेंज के करस्पॉन्डिंग पीडीएफ का एरिया निकाल लेते हो, तो वो रेंजेज के लिए तो एरिया 0 आएगा। तो अल्टीमेटली नॉन जीरो क्या आएगा, अल्टीमेटली नॉन जीरो एरिया किसके लिए आएगा, फॉर x इज बिटवीन थीटा 0 टू थीटा या x इज बिटवीन क्या, पाई माइनस थीटा टू पाई। Genic Prime is the new features by Genic Education, where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. यही रेंज मैंने क्यों ली,
क्योंकि इसी रेंज के लिए पीडीएफ नॉन जीरो और इसी रेंज एक्स की इसी रेंज के लिए आपका एरिया नॉन जीरो आएगा, एरिया नॉन जीरो आएगा। और बाकी जो एक्स की रेंजेज है जिनके लिए वाई इस रेंज में वैल्यू ले सकता है 2 टू 2 प्लस थीटा, या इन बाकी रेंजेज के लिए पीडीएफ जीरो है, तो उन रेंजेज के करस्पॉन्डिंग एरिया जो आएगा, प्रोबेबिलिटी में क्या है, प्रोबेबिलिटी के लिए एरिया जो निकालोगे पीडीएफ का करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए वो एरिया जीरो आएगा, तो प्रोबेबिलिटी जीरो आएगी, तो उन सारी प्रोबेबिलिटी का एडिशन क्या आएगा, जीरो आएगा, तो उन प्रोबेबिलिटीज को लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये अल्टीमेटली यहां पे ब्रेक हो गया। अब देखो थीटा क्या करस्पॉन्ड करता है, अगर ये x 0.5 है, अगर यही मैं कहता ये स्मॉल x की लाइन है, अगर ये 0.5 इज इक्वल टू x ही तो है, तो ये देखो थीटा क्या एंगल है, ये थीटा इज नथिंग बट साइन इनवर्स 0.5 है कि नहीं। कब आपका देखो ध्यान से देखना, कब y 0.5 वैल्यू ले रहा है, साइन x, कैपिटल X की किस वैल्यू के लिए, साइन इनवर्स 0.5 वैल्यू के लिए, ठीक है ना। रैंडम वेरिएबल x जब साइन इनवर्स 0.5 वैल्यू लेगा तो y साइन ऑफ x, साइन ऑफ साइन इनवर्स x या साइन ऑफ साइन इनवर्स 0.5, y क्या ले लेगा, 0.5 वैल्यू लेगा, है ना। तो इसी तरह से अगर इसी 0.5 को मैं जनरल वेरिएबल स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर दूं, जो कि स्मॉल x कहां से कहां है, 1 से 0 के बीच में, तो आप बताओ इस x वैल्यू x वैल्यू कब लेगा, जब कैपिटल X क्या लेगा, साइन इनवर्स x वैल्यू लेगा। ध्यान से देखो, y की स्मॉल x वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी, y की स्मॉल x वैल्यू कब लेगा, रैंडम वेरिएबल कैपिटल Y स्मॉल x वैल्यू कब लेगा, जब साइन x, जब रैंडम वेरिएबल x कौन सी वैल्यू लेगा, साइन इनवर्स x, क्योंकि जैसे साइन ऑफ x की जगह साइन इनवर्स x रखोगे, साइन ऑफ साइन इनवर्स x y इज इक्वल टू स्मॉल x हो जाएगा। तो एक तरह से ध्यान से देखो, इस 0.5 को अभी आप दिमाग में रखो, 0 टू थीटा एंड पाई माइनस थीटा टू पाई, तो आपने क्या कहा, इंटीग्रेशन मुझे करना है 0 टू थीटा, एंड थीटा आपका क्या आया था, साइन इनवर्स 0.5, क्योंकि जो आपने पॉइंट लिया था 1 से 0 के बीच में वो आपने 0.5 ले लिया था, 0.5 के वैल्यू के करस्पॉन्डिंग अगर आपको fy(x) निकालना है तो इंटीग्रेशन आया 0 टू साइन इनवर्स 0.5 प्लस पाई माइनस साइन इनवर्स 0.5 टू पाई, यही तो आया इंटीग्रेशन, ये वाला हो जाएगा। इसी रेंज के लिए fx(x) का इंटीग्रेशन कर दो तो पाई माइनस साइन इनवर्स 0.5 टू पाई। अब अगर यही पॉइंट 0.6 होता तो ये इंटीग्रेशन कहां से जाता, 0 टू थीटा की वैल्यू क्या हो जाती, साइन इनवर्स 0.6, और यहां पाई माइनस साइन इनवर्स 0.6 टू पाई। तो अगर यही इसको मैं जनरल पॉइंट मान लूं 1 से 0 के बीच का, तो मैं इसको 0 टू साइन इनवर्स x fx dx, ये वाला जो 0 टू थीटा प्लस इस वाले पाई माइनस साइन इनवर्स x टू पाई fx dx कह सकता हूं कि नहीं, बताओ ये बात क्लियर हो रही कि नहीं, है ना। पहले तो मैं 0 से पाई वाली रेंज के बीच ही जो चीज कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि 0 से पाई के बीच में ही आपका x का पीडीएफ नॉन जीरो है, बाकी रेंज कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। तो 0 टू थीटा, जब x पॉइंट मैंने ले लिया 0.5, तो ये थीटा कितना आ रहा था, ये 0.5 के लिए साइन इनवर्स 0.5, अगर x को 0.6 ले लेता तो थीटा क्या आता, साइन इनवर्स 0.6, अगर x को ले लेता 0.7 तो ये थीटा आता साइन इनवर्स 0.7, है ना, क्योंकि ये 0.7 की लाइन होती। तो अगर मैं इस पॉइंट को 0.5, 0.6, 0.7 ना लेके x इज इक्वल टू स्मॉल x ले लिया, जनरल पॉइंट बिटवीन 0 टू 1 कोई भी एक सैंपल है उसको मैं स्मॉल x से रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, और मुझे 0 टू थीटा करना है तो 0 टू साइन इनवर्स x, और ये पाई माइनस थीटा मतलब पाई माइनस साइन इनवर्स टू पाई, समझ में आई। 0.5 के करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स पाई 0.5 था, 0.6 के करस्पॉन्डिंग साइन इनवर्स 0.6, साइन इनवर्स 0.7, मुझे एक x जनरल पॉइंट जो 0 से 1 के बीच में है उसके करस्पॉन्डिंग CDF निकालना है, तो x जनरल पॉइंट के लिए ये थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x, 0.5 के लिए साइन इनवर्स 0.5, साइन इनवर्स 0.6, साइन इनवर्स 0.7, 0.7 के लिए, तो एक जनरल पॉइंट x के लिए ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन आ गया। अब बता दो, कर दो, 0 टू साइन इनवर्स x के बीच में fx कितना है, 1/पाई, देख लो ना, और ये थीटा क्या है, ये थीटा 0 से पाई के बीच का पॉइंट है, ये क्या है, 0 से पाई के बीच का पॉइंट है, तो ये थीटा कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, तो 0 से थीटा के बीच में जहां थीटा साइन इनवर्स x है, fx की वैल्यू 1/पाई है dx, प्लस पाई माइनस थीटा भी यहां लाई कर रहा है, पाई माइनस थीटा टू पाई भी, fx कितना है, यही है, पाई माइनस साइन इनवर्स x टू पाई, fx dx की वैल्यू क्या, 1/पाई dx। तो अब ध्यान से देखो, ये 1/पाई बाहर
dx का इंटीग्रेशन x, उसकी लिमिट 0 टू साइन इनवर्स x लग दोगे तो बचेगा क्या, साइन इनवर्स x बचेगा, प्लस 1/पाई बाहर, dx का इंटीग्रेशन x और उसमें रख दोगे पाई माइनस साइन इनवर्स x, यही तो रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर पाई माइनस साइन इनवर्स x। तो ये देखो क्या आ जाएगा, पाई माइनस पाई कैंसिल, ये प्लस साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपन पाई, साइन इनवर्स x अपन पाई, ये आ गया 2 साइन इनवर्स x अपन पाई। तो आपका क्या हो गया, एफ वाई एक्स की वैल्यू 0 है फॉर x लेस देन 0, है ना, फॉर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 to 1 के बीच में इसकी वैल्यू है 2 साइन इनवर्स x अपन पाई। x अगर कोई पॉइंट आप 0 से 1 के बीच में लेते हो और उस पे इस CDF फंक्शन की वैल्यू बतानी है तो करस्पॉन्डिंग x वैल्यू रखो, जैसे 0.5 पे बतानी है तो 2 साइन इनवर्स 0.5 अपन पाई से आ जाएगा, 0.6 पे बतानी है 2 साइन इनवर्स 0.6 अपन पाई, 0.7 पे बताना है 2 साइन इनवर्स 0.7 अपन पाई, क्योंकि ये x पॉइंट 0.5, 0.6, 0.7 ये सारे पॉइंट 0 से 1 के बीच के हैं, तो उसके लिए PDF की वैल्यू कितनी आ गई, 2 साइन इनवर्स x अपन पाई। लॉजिक समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब एक रेंज और बची, लेस देन 0 वाली रेंज कंप्लीट हो गई, 0 से 1 के बीच वाली कंप्लीट हो गई, 1 से ग्रेटर देन वाली कंप्लीट कर लो, ठीक है ना, बस तो ये PDF आ जाएगा। अब हम ले रहे हैं स्मॉल x ग्रेटर देन 1, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ले लो कोई, तो इसके लिए एफ वाई एक्स क्या होगा, तो वो x पॉइंट ले लेते हैं, लेट्स से 1.5, कोई एक सैंपल ले लो इस रेंज की, उस पे वैल्यू निकाल लो, उसी को फिर जनरलाइज कर दो, ये सबसे सही तरीका होता है। तो ये क्या होगा, एफ वाई एक्स जब समझ में ना आए, प्रोबेबिलिटी दैट y इज लेस देन और इक्वल टू 1.5, यही तो होगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी दैट x, ये क्या है, अब इसको मैं 2 भाग में ब्रेक कर दूं, प्रोबेबिलिटी 3 भाग में एक्चुअली, प्रोबेबिलिटी y लेस देन 0, ये -∞ से लेके 1.5 तक के जो सैंपल हैं उन सबकी प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है, तो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, मुझे पता है -∞ से 0 तक के सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी y की 0 है, ये मुझे पहले से पता है, तो y लेस देन 0, -∞ से 0 तक के सैंपल, फिर y प्रोबेबिलिटी y के 0 से लेके 1 तक सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी, है ना, फिर प्रोबेबिलिटी y के ग्रेटर देन 1 से लेके 1.5 तक के सैंपल लेने की प्रोबेबिलिटी, यही मैंने 3 भाग में ब्रेक कर दिया, ठीक है ना, लेस देन 0, 0 से 1 और 1 से 1.5। देखो y लेस देन 0 लेने की प्रोबेबिलिटी तो 0 है, y की 1 से और 1.5 के बीच में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, y कभी भी 1 से ज्यादा वैल्यू ले सकता है क्या बेटा बता दो, साइन ऑफ x रियल है, जहां पे -∞ से ∞ कुछ भी हो सकता है x, लेकिन फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x साइन x कैन नेवर बी ग्रेटर देन +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो y के 1 से 1.5 के बीच में वैल्यू लेने के लिए ऐसा कोई x वैल्यू है ही नहीं जिसके करस्पॉन्डिंग y 1 से 1.5 के बीच में वैल्यू ले सकता है, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग x की कोई रेंज है ही नहीं, मतलब इस प्रोबेबिलिटी का जो सैंपल स्पेस है वो नल है, और इसके लिए ये प्रोबेबिलिटी भी क्या हो गई, 0 हो जाएगी कि नहीं, क्योंकि y कभी 1 से ज्यादा वैल्यू अज्यूम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि y इज इक्वल टू साइन x है, तो y की 1 से ज्यादा वैल्यू अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 ही होगी बेटा हमेशा, क्योंकि y 1 से ज्यादा जब सैंपल ही नहीं अज्यूम कर रहा है तो उन सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी जो 1 से ज्यादा हैं उनके अज्यूम करने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी, 0, क्योंकि y मैक्सिमम 1 वैल्यू अज्यूम कर रहा है, 1 से जितने ज्यादा सैंपल्स हैं उन वैल्यूज को अज्यूम ही नहीं कर रहा है, जब अज्यूम ही नहीं कर रहा है तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 ही होगी, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, बची क्या, प्रोबेबिलिटी y बिटवीन 0 एंड 1। मैं इसको ब्रेक करके कर रहा हूं, आप डायरेक्टली अगर आपकी थिंकिंग अच्छी है तो ये सब मैं बहुत जल्दी कर देता, ठीक है ना। तो ये बचा y 0 से 1 के बीच की प्रोबेबिलिटी, y 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, देखो ये देखो 0 से 1, ये वाला 1 लाइन है ना, तो ये देखो 0 से 1 के बीच में है, ये भी 0 से 1 के बीच में, जितने पॉजिटिव साइकिल्स हैं साइनोसाइडल वेव के वो सारे 0 से 1 के बीच को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। y देखो इस साइकिल में, ये हाफ साइकिल में y हमेशा 0 से 1 के बीच में रहा, मैक्सिमम 1, यहाँ 1 से नीचे, यहाँ भी 1 से नीचे और 0 से ऊपर, तो 0 से 1 के बीच में रहा है, इस साइकिल में भी 0 से 1 के बीच में भी, इस साइकिल में, इस हाफ में वो 0 से -1 के बीच में है, 0 से -1 के बीच में है ना, बाकी पॉजिटिव हाफ में ये हमेशा 0 से 1 के बीच में है।
तो y की इस रेंज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना है, x की वो रेंज फाइंड करना है जिसके लिए y 0 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है। तो x की वो कौन सी रेंज है, x की पहली रेंज हो गई 0 से पाई जिसमें y 0 से 1 के बीच में, अगली रेंज हो गई 2 पाई से 3 पाई जिसमें x 0 से y 0 से 1 के बीच में, अगली क्योंकि x जब 2 पाई से 3 पाई है तो y देखो 0 से 1 के बीच में, x जब 0 से पाई है तो y 0 से 1 के बीच में है, जब 4 पाई टू 5 पाई है तो भी y 0 से 1 के बीच में है, जब ये माइनस पाई से -2 पाई के बीच में तब भी y 0 से 1 के बीच में है। लेकिन ये 2 पाई टू 3 पाई रेंज, 4 पाई टू 5 पाई रेंज, -2 पाई टू पाई रेंज, इन सभी रेंजेज के लिए आपका पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल x इज 0। तो इन सभी रेंजेज के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी निकालोगे वो 0 आएगी। केवल जो 0 से पाई की रेंज के लिए y 0 से 1 वैल्यू ले रहा है, इस रेंज के लिए पीडीएफ नॉन जीरो है रैंडम वेरिएबल x का, तो इस रेंज के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आएगी। तो मैं इसके करस्पॉन्डिंग केवल लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी दैट x टेक्स द वैल्यू बिटवीन 0 टू क्या पाई, ये होगा 0 से पाई, और 0 से पाई के बीच में निकालना है क्योंकि इसी रेंज के लिए पीडीएफ नॉन जीरो है। बाकी इस रेंज के लिए भी y 0 से 1 के बीच में है तो प्लस आना चाहिए 2 पाई टू 3 पाई, 2 पाई टू 3 पाई, 4 पाई टू 5 पाई, ये सारी चीजें भी आनी चाहिए, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ 0 है तो करस्पॉन्डिंग रेंज की प्रोबेबिलिटी 0 आएगी, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं। मैंने वही रेंज लिखी जिसके करस्पॉन्डिंग पीडीएफ नॉन जीरो है, क्योंकि इसी के केस में प्रोबेबिलिटी आएगी नॉन जीरो पीडीएफ को इंटीग्रेट करके। तो ये हो गया 0 से पाई क्या fx dx, और ये आएगा क्या 0 टू पाई 1 अपान पाई dx, और ये 1 आएगा कि नहीं, 1 अपान पाई बाहर, 0 टू पाई dx, x आ गया 0 से पाई में पाई, पाई अपान 1 पाई 1। तो ऐसे 1.5 लेते, चाहे 1.6 लेते, चाहे 1.7 लेते, 1 से ज्यादा जितने पॉइंट लेते उन सभी के लिए यही होता है, ये y लेस देन 0 प्लस 0 टू 1, फिर पॉइंट 1.2 लेते तो ये 1 से 1.2, 1 से 1.2 की भी प्रोबेबिलिटी 0 ही आती है, 1 से ज्यादा जो भी होते वैल्यूज उनकी प्रोबेबिलिटी 0 आती। ये अगर पॉइंट x ले लेते 1.7 तो ये 1 से 1.7 हो जाता है, इसकी 0, इसकी 0 और इसकी तो 1 ही आती। तो जितने पॉइंट x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है उन सबके करस्पॉन्डिंग आपको क्या आता, प्रोबेबिलिटी 1 आता, और fyx क्या आ जाता, फिर 1 आ जाता कि नहीं, टोटल प्रोबेबिलिटी 1 ही आती जितने पॉइंट x ग्रेटर है, क्योंकि सबको इस फॉर्म में प्लस इस फॉर्म में प्लस इस फॉर्म में ब्रेक करते, ये हमेशा 0 मिलता है, ये हमेशा 0, और इस रेंज की प्रोबेबिलिटी बच जाती है और इस रेंज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 आती फॉर एनी x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, चाहे वो क्या होता है आपका 1.2 पॉइंट, 1.3 पॉइंट, 1.4, 2 ले लो, 3 ले लो, सबके लिए ये वाली रेंज बस 1.5 की जगह 2 आ जाती है, 2 की जगह 3 आ जाता, 3 की जगह 3.1, इस सारी रेंज के लिए ये 0 बचता यही, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आती। तो fyx की वैल्यू फॉर ऑल द x सैंपल्स x पॉइंट्स विच आर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 1। तो ये आपका CDF आ गया कि नहीं, रैंडम वेरिएबल y का CDF आपने डिफाइन कर दिया। तो ये मैपिंग समझना बड़ा जरूरी है बेटा, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इसी तरह से हम cos x करेंगे तो थोड़ा तेजी से करेंगे क्योंकि अब मैपिंग आप सीख गए हो, अब मैपिंग आप सीख गए हो। तो देखो fyx क्या आ गया, fyx इज नथिंग 0 फॉर x लेस देन 0, फॉर x बिटवीन 0 टू 1 पे यहाँ इनइक्वालिटी लगाओ, यहाँ लगाओ, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। इट इज 2 साइन इनवर्स x अपॉन पाई, एंड फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 इट इज 1। और होता भी है x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसी भी CDF की वैल्यू क्या होती है, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 1 होती है। तो x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉइंट किस रेंज में आएगा, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, और उस पे वैल्यू क्या आएगी 1 होना चाहिए, सही है। तो इसका आप पीडीएफ निकाल दें, fyx क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ fyx। मेन एम है इसमें इनइक्वालिटी को समझाना, आप ताकि थिंक कर पाओ, सोच पाओ इनइक्वालिटी हो क्या रही है। मैं कराना होता 10 मिनट में इसको करा देता, लेकिन इनइक्वालिटी कैसे आ रही है वो मैपिंग मुझे लिए समझाना बहुत जरूरी था। d बाई dx ऑफ fyx डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आएगा, x लेस देन 0 के लिए तो 0 ही होगा क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0, फॉर x बिटवीन 0 टू 1 डिफरेंशिएशन आप आ जाएगा d बाई dx ऑफ 2 साइन इनवर्स x अपॉन पाई। बेटा साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देख लेना, मुझे अभी याद नहीं है, जो भी होगा साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर, जो भी आता होगा आप देख लेना, 2 साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन वही आ जाएगा, और फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 डिफरेंशिएशन ऑफ 1 इज 0। तो ये आपका पीडीएफ हो गया। तो पीडीएफ इज नॉन जीरो ओनली बिटवीन द x 0 टू 1
एंड बाकी x लेस देन 0 एंड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, पीडीएफ इज 0, है ना। और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन देख लेना, वही आपका पीडीएफ होगा और वही आंसर हो जाएगा। लेकिन रेंज आपको बतानी पड़ेगी, वो पीडीएफ एग्जिस्ट कब करेगा, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना, हमेशा एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा नहीं करेगा। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं, फिर आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। अब दूसरा पार्ट थोड़ा तेजी से करेंगे बेटा, इसमें कास है, ठीक है, फिर इस लेक्चर को क्लोज करेंगे। कास एक्स भी -1 से 1 से बाहर वैल्यू नहीं ले सकता। कास एक्स फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ एक्स विल बी ऑलवेज बिटवीन -1 to +1, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं एफ जेड एक्स लिखने जा रहा हूं, ठीक है। दिस इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी जेड लेस देन और इक्वल टू एक्स फॉर एनी गिवन पॉइंट एक्स। आप -∞ से x तक के सारे सैंपल की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। अब देखो मैं x को अगर लेस देन -1 ले लूं तो क्या आएगा, z लेस देन और इक्वल टू -1 की प्रोबेबिलिटी, और -1 से लेस मतलब कोई -1.2, -1.3, तो जैसे आ गया z -1.3, कोई पॉइंट ले लिया आपने लेस देन -1, उन सारे पॉइंट के लिए एफ जेड एक्स की वैल्यू निकाल लो जो पॉइंट लेस देन -1 है। -1 पे इक्वलिटी नहीं है, लेस देन स्ट्रिक्टली -1। तो अब ध्यान से देखो क्या होगा, -1 से कम, क्योंकि कास एक्स -1 से 1 के बीच ही वैल्यू ले सकता है, -1 से 1 के बीच ही। तो z लेस देन और इक्वल टू -1.1, लेट से कोई पॉइंट ले लिया आपने -1.1, तो z लेस देन और इक्वल टू -1.1 मतलब -∞ से लेके -1.1 तक के जितने सैंपल हैं z के, उन सब की प्रोबेबिलिटी। और जब z रैंडम वेरिएबल कभी -1 से नीचे कोई वैल्यू ले ही नहीं सकता, तो जो -∞ से -1.1 वाले सैंपल हैं वो सारे लेस देन है -1, और ये सैंपल्स कभी z अज्यूम ही नहीं कर सकता, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 0। तो टोटल प्रोबेबिलिटी फ्रॉम -∞ टू -1 क्या होगा, -1.1 क्या होगा, 0। -1.2 ले लेते तो भी यही केस होता, -1.3 लेते थे तो भी यही केस होता, जैसे पहले किया था। तो ये प्रोबेबिलिटी तो 0 आनी है क्यूमुलेटिव, और इसलिए एफ जेड एक्स की वैल्यू 0 आएगी फॉर ऑल द एक्स लेस देन -1। अब अगली रेंज लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम cos x फंक्शन को देखें, हमारा ये x एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल x है, जो कि इस मैपिंग के लिए कैपिटल X क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड z इज डिपेंडेंट वेरिएबल इस मैपिंग के लिए। और वहां पे जो कैपिटल X है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो इस मैपिंग में है, वो इटसेल्फ इज अ रैंडम वेरिएबल, एंड उसकी मैपिंग की वजह से जो अगला मिल रहा है वो भी एक रैंडम वेरिएबल इसीलिए मिल रहा है, ये ध्यान रखना। तो आप जब मैपिंग करते हो तो एक x एक्सिस पे लेते हो, और मैप होकर जो मिलता है वो y एक्सिस पे मिलता है, इसीलिए यहां पे मैं z दिखा रहा हूं इज इक्वल टू cos x और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे x। अब मैं x का ग्राफ cos x, जो ये ग्राफ है, केवल कब प्लॉट करूंगा, 0 से पाई के बीच में। ऐसे तो cos x का ग्राफ हर जगह एग्जिस्ट करेगा, मैं 0 से पाई में क्यों प्लॉट कर रहा हूं, क्योंकि 0 से पाई के आउटसाइड में प्लॉट भी कर लूं, जब मुझे कैलकुलेशन करना होगा रेंज प्रोबेबिलिटी का, तो 0 से पाई के आउटसाइड जो रेंज आएगी भी, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, हमेशा 0, क्योंकि पीडीएफ क्या आएगा, 0 आएगा। इसीलिए मैं इसको प्लॉट केवल कब कर रहा हूं, केवल 0 से पाई के बीच में कर रहा हूं। पाई पे cos x की वैल्यू -1 होती है और 0 पे 1, ऐसा ग्राफ होता है 0 से पाई के बीच में। तो जब x 0 से पाई के बीच में वैल्यू ले रहा है, तो y कहां से कहां वैल्यू ले रहा है, 1 से -1 के बीच, z कहां से कहां वैल्यू ले रहा है, z इज इक्वल टू cos x 1 से -1 के बीच में वैल्यू ले रहा है। जबकि जब x 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेता था तो sin x केवल 0 से 1 के बीच में वैल्यू लेता था, यहां z -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है, ठीक है ना। मैं केवल इसी रेंज के लिए इसलिए प्लॉट किया क्योंकि बाकी रेंज के लिए भी, x की बाकी वैल्यूज के लिए भी z +1 -1 होगा, लेकिन उस रेंज के लिए पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल x विल बी 0। तो इसीलिए जब उस रेंज के लिए प्रोबेबिलिटी कभी कैलकुलेट करने की जरूरत भी पड़ेगी, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 0 आएगी। तो जैसा मैंने sin x में उसको सिखा दिया है, इसीलिए इस केस में मैं वो बाकी रेंजेस को मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि उन रेंजेस के करस्पॉन्डिंग पीडीएफ 0 होगा और प्रोबेबिलिटी उन रेंजेस के करस्पॉन्डिंग 0 आएगी, तो इसीलिए मैं इस रेंज को कंसीडर कर रहा हूं। तो आगे से आप भी y = sin x है, तो x की उसी रेंज के लिए sin x प्लॉट करो जिस रेंज के लिए आपको पीडीएफ डिफाइंड है x का, जिसके लिए नॉन 0 है। जहां जहां 0 उस रेंज के लिए sin x को प्लॉट करने का कोई मतलब नहीं है ना वो, लेकिन मैंने इसलिए किया क्योंकि आप समझ जाओ मैपिंग हो कैसे रही, इसलिए इस केस में मैं नहीं कर रहा हूं। अब देखो ध्यान से, x लेस देन -1 के लिए तो 0 हो गया fy(x). अब अगला fz(x) मुझे निकालना अगली रेंज के लिए। तो देखो मैं ध्यान से
अब मैं x अगली रेंज क्या ले लूं, -1 से 1 के बीच का ले लूं क्या, क्योंकि -1 से 1 के बीच में z वैल्यू ले रहा है और z को आप कंपेयर किससे करते हो, लेस देन और इक्वल टू x से। तो अगर x -1 से 1 के बीच में रहेगा तो इस इनइक्वालिटी की कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी। जब -1 से लेस था x तो z का ऐसा कोई रेंज ही नहीं, z उस रेंज में वैल्यू ही नहीं ले रहा था, तो प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। लेकिन जब x को मैं -1 से 1 के बीच में ले लूंगा तो z -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले सकता है, z इज इक्वल टू cos x, और cos x की वैल्यूज के लिए, x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए cos x -1 से 1 के बीच में हो सकता है। तो जब मैं इस x को -1 से 1 के बीच में लूंगा और z भी -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले सकता है, तो इस इनइक्वालिटी की कुछ प्रोबेबिलिटी आएगी, क्योंकि इस इनइक्वालिटी के लिए कोई रेंज आएगी। ये इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लगेगा, एक प्रॉपर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने लगेगा, इस इनइक्वालिटी की एक मैपिंग एग्जिस्ट करने लगेगी और उस मैपिंग के करस्पॉन्डिंग हमें क्या मिलेगी, नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी। इसीलिए हम कौन सी रेंज कंसीडर कर रहे हैं, यहां से क्लिक हो रहा है, दिमाग लगाते जाओ, ये समझना बहुत जरूरी है। वहां पे मैंने -1 से 1 रेंज क्यों नहीं कंसीडर किया था साइन का, क्योंकि साइन वाला फंक्शन अलग तरीके से बिहेव कर रहा था 0 से पाई में, है ना। तो अब देखो x जब -1 से 1 के बीच में होगा तो z -1 से 1 के बीच में ही वैल्यू ले रहा है, तो ये इनइक्वालिटी का कुछ रेंज आएगा। z x रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की किन वैल्यूज के लिए z -1 से 1 के बीच में है, क्योंकि ये -1 से 1 से कंपेयर कर रहा हूं, -1 से 1 अगर x -1 से 1 के बीच में है तो आप कंपैरिजन, जैसे -1 से 1 के बीच में कोई पॉइंट ले लो -0.5, तो आप z को कंपेयर कर रहा हूं -0.5 से, z शुड बी लेस देन और इक्वल टू -0.5, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो z को आप -0.5 से कंपेयर कर रहे हो और z -0.5 आप कह रहे हो कि -∞ से -0.5 तक के सैंपल की z सैंपल वैल्यू ले रहा है, उनकी प्रोबेबिलिटी बता दो। तो -∞ से -0.5 के बीच में -∞ से -1 आएगा, -∞ से -1 वाले सैंपल की प्रोबेबिलिटी तो 0, क्योंकि -1 से लेस वैल्यू तो ले ही नहीं सकता z, लेकिन -1 से -0.5 के बीच में वो वैल्यू ले सकता है। तो जब -1 से -0.5 के बीच में वैल्यू ले सकता है तो उसके करस्पॉन्डिंग x की कोई रेंज होगी और फिर ये इनइक्वालिटी की कुछ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट करने लगेगी कि नहीं। तो इसीलिए मैं x का कौन सा रेंज अब लेने वाला हूं, -1 से 1। तो आपको ये इनइक्वालिटी कैसे बिहेव कर रही है थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो फॉर x बिटवीन -1 to 1 मैं अब निकालने जा रहा हूं, कोई पॉइंट ले लो, x इज इक्वल टू लेट्स से -0.5 अभी मैंने लिया था, तो x -0.5, तो एक जनरल पॉइंट इनके बीच में कोई पॉइंट ले लिया, उस पे f(z)x की वैल्यू निकाल लो, फिर उसको जनरलाइज कर दो, ये सबसे सही तरीका है। तो ये -0.5 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन और इक्वल टू -0.5, और इसको मैं ब्रेक कर दूं फिर से, प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन -1 प्लस प्रोबेबिलिटी दैट z इक्वल टू -1 टू -0.5 लिख सकता हूं। ये बता रहा है कि -∞ से -0.5 तक के जितने सैंपल हैं सबकी प्रोबेबिलिटी, मैंने उसको ब्रेक कर दिया, -∞ से -1 तक के सैंपल की प्रोबेबिलिटी प्लस -1 से -0.5 तक के सैंपल टोटल प्रोबेबिलिटी, उसको दो भाग में ब्रेक कर दिया, है ना। -∞ से -0.5 और -1 यहां था, तो इससे इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस यहां से यहां के सैंपल, तो सारे सैंपल आ गए कि नहीं -∞ से -0.5, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 0 है। z -1 से लेस वैल्यू ले ही नहीं सकता, -1 के बराबर या और अप टू +1 तक वैल्यू ले सकता, 1 से ज्यादा भी नहीं ले सकता, प्लस z -1 से -0.5 के बीच में वैल्यू ले रहा है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो अब मुझे वो रेंज ढूंढना पड़ेगा x की किस रेंज के लिए z -1 से -0.5 के बीच में वैल्यू लेता है, वो रेंज अगर मैं ढूंढ लूं तो उस रेंज की मैं प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, f(z) -0.5 की वैल्यू मिल जाएगी। क्योंकि z का पीडीएफ तो पता नहीं कि जिसको मैं इंटीग्रेट करके ये प्रोबेबिलिटी निकाल पाऊं, लेकिन मुझे पता है z कि इस रेंज में वैल्यू लेने के लिए x की क्या रेंज है वो मैं पता कर लूं, तो x की रेंज के लिए मैं प्रोबेबिलिटी निकाल सकता हूं, क्योंकि x का पीडीएफ गिवन है। तो x देखो -1 से -0.5, पहले देखो -0.5 पॉइंट खींच लो, -0.5 यहां कुछ होगा, -0.5 ये कोई एंगल होगा, थीटा मान लेते हैं, तो ये π/2 प्लस थीटा होगा, π/2 प्लस थीटा, और थीटा की वैल्यू होगी cos इनवर्स 0.5, cos इनवर्स 0.5, ठीक है ना, cos इनवर्स 0.5। अभी देख लेते हैं थीटा की वैल्यू क्या होगी, उसकी टेंशन मत लो इतना, ठीक है ना। वैसे π/2 प्लस थीटा cos इनवर्स 0.5 ही होगा, है ना। अब देखो ध्यान से देखते हैं इसको, है ना। तो ये सब थोड़े से फंक्शन भी आपको अच्छे से आने चाहिए,
बहुत लोगों की तो यही। अब देखो आप कह रहे हो कि z शुड बी बिटवीन -1 टू -0.5 इसकी प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि z -0.5 से नीचे और अप टू -1 वैल्यू ले उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो ये देखो -0.5 वाली लाइन है, इसके नीचे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला, ये 1 वाली लाइन है ना। तो आपका z -0.5 से -1 के बीच में कब वैल्यू ले रहा है, फॉर x बिटवीन π/2 प्लस थीटा टू पाई, यही तो है। क्योंकि ये थीटा जो है, ये थीटा एंगल, ये थीटा का गैप मैं ले रहा हूं π/2 प्लस, ये वाला पॉइंट π/2 प्लस थीटा है। तो जब x π/2 प्लस थीटा है तो आपका z इज इक्वल टू cos x कितना है, -0.5, ठीक है, -0.5। और जब आपका x पाई है तो आपका cos x या z कितना है, -1। और ध्यान से देखो जब आप π/2 प्लस थीटा टू पाई मूव कर रहे हो x को, तो आपका जो z है वो -0.5 से -1 मूव कर रहा है कि नहीं। तो z -0.5 से -1 के बीच में कब है, फॉर x बिटवीन π/2 प्लस थीटा टू पाई है कि नहीं, π/2 प्लस थीटा टू पाई है कि नहीं। तो ये आ गया एक तरह से प्रोबेबिलिटी दैट x इज बिटवीन π/2 प्लस थीटा टू पाई। और इस रेंज में देखो थीटा π/2 प्लस थीटा, पाई ये है, π/2 प्लस थीटा कहीं यहां पॉइंट होगा, π/2 प्लस थीटा। और इस रेंज के लिए π/2 प्लस थीटा यहां और पाई यहां, π/2 प्लस थीटा टू पाई में आपका पीडीएफ x का नॉन जीरो है, तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो आएगी और वही वैल्यू हो जाएगी आपकी, ठीक है, ये अब z -0.5 की। अब देखो -0.5 पे हम वैल्यू, हमें क्या निकालना पड़ेगा, थीटा की वैल्यू, ध्यान से देखना। तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा, यही तो होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, माइनस ऑफ साइन थीटा। cos π/2 प्लस थीटा इज नथिंग बट माइनस साइन थीटा, है ना। cos π/2 प्लस थीटा इज माइनस साइन बाई थीटा, है ना, माइनस साइन थीटा। अब वैसे भी देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक चीज और बताओ, π/2 प्लस थीटा करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा साइन के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो -0.5 पे ये एंगल कितना होगा, ये क्या है, ये कौन सा फंक्शन है, कॉस फंक्शन। तो आप एक तरह से कह रहे हो cos ऑफ x इज इक्वल टू -0.5, π/2 प्लस थीटा को भूल जाओ, cos ऑफ कैपिटल X इज इक्वल टू आप क्या कह रहे हो, -0.5, क्योंकि -0.5 वैल्यू किस पे है, x की किस वैल्यू पे, रैंडम वेरिएबल कैपिटल X की किस वैल्यू पे, cos ऑफ x दैट इज z इज इक्वल टू -0.5 है, क्योंकि ये y एक्सिस पे -0.5 आपने लिया, तो z इज इक्वल टू -0.5 कब है, z इज इक्वल टू -0.5 कब है, z की वैल्यू रख दो cos x की किस वैल्यू के लिए z इज इक्वल टू 0.5 है या cos f -0.5 है, तो ये x आ गया cos इनवर्स ऑफ -0.5। ध्यान से देखो, अगर इस थीटा एंगल को देखें, मैं इसको π/2 प्लस थीटा नहीं, इसको मैं सिंपली थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये टोटल एंगल थीटा है, π/2 प्लस थीटा में ये साइन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। इस पॉइंट को ही मैं थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो ये थीटा से पाई के बीच में वैल्यू ले रहा है, जहां पे थीटा ऑब्वियसली 0 से पाई के बीच का ही एंगल है, क्योंकि ये पाई है और थीटा 0 से पाई के बीच का एंगल है, तो थीटा टू पाई मैं कह देता हूं। और इस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा बताओ, cos इनवर्स -0.5। अगर यही मैंने -0.4 लिया होता तो इस थीटा की वैल्यू कितनी होती, cos इनवर्स -0.4। यही अगर मैं पॉइंट, ये स्मॉल x पॉइंट लेता -0.6, तो यही थीटा की वैल्यू क्या होती, cos इनवर्स -0.6, -0.7 लेते cos इनवर्स -0.7। इसी तरह से आप 0.5 लेते तो ये थीटा कितना आ जाता, थीटा कहीं यहां आता और वो कितना आता, cos इनवर्स 0.5 आ जाता। अगर 0.4 लेते तो cos इनवर्स 0.4 आ जाता थीटा की वैल्यू, है ना। और थीटा से पाई के बीच में ये क्या होता, अप टू, अगर ये पॉइंट, अब अगर यही 0.5 ले लेते तो आप कहते z -1 से 0.5 के बीच में है, उस रेंज की प्रोबेबिलिटी बताओ। और आप देखो z 0.5 से -1 के बीच में है, मतलब 0.5 से नीचे कब है, जब x थीटा से लेके पाई तक है, और इस थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 0.5। तो अगर मैं जनरल पॉइंट की बात करूं
कोई यक्स बिटवीन -1 टू यक्स, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है ध्यान से बताओ, ये cos इनवर्स यक्स है कि नहीं स्मॉल, बता दो, यही तो है, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x है कि नहीं, किसी भी जनरल x पॉइंट के लिए बिटवीन -1 टू 1। जब ये स्मॉल x पॉइंट -0.5 है तो ये थीटा की वैल्यू है cos इनवर्स -0.5। जब यही स्मॉल x 0.5 है बिटवीन -1 टू 1, ऑब्वियसली 0.5 है, तो ये थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 0.5, क्योंकि जब ये ले लोगे 0.5 बेटा प्लस, तो देखो ना, फॉर z टू बी बिटवीन 0.5 टू -1, मतलब 0.5 के नीचे अप टू -1, तो 0.5 कब है, ये x की वैल्यू जब थीटा है, x की कैपिटल X की वैल्यू थीटा, और ये थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 0.5, थीटा की वैल्यू कितनी है, cos इनवर्स 0.5, और थीटा से जब पाई के बीच में है कैपिटल X, तो देखो आपका जो आपका cos z है वो कहां से कहां के बीच में है, 0.5 से लेके -1 के बीच में है, तो ये रेंज थीटा से पाई, तो थीटा आप क्या आ गया, cos इनवर्स 0.5, थीटा जब -0.5 लिए थे ये वाला पॉइंट स्मॉल x, तो थीटा क्या आया था, cos इनवर्स -0.5, तो कोई स्मॉल x पॉइंट, जनरल पॉइंट स्मॉल x ले लिए, तो ये थीटा कितना आएगा, cos इनवर्स x आएगा कि नहीं बेटा, तो ये बता दो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, ये इंटीग्रेशन cos इनवर्स जनरल पॉइंट x बिटवीन -1 टू 1 fz x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई 1/पाई dx हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये cos इनवर्स x जो एंगल है थीटा, ये 0 से पाई के बीच में है, थीटा कहीं पे, और थीटा से पाई के बीच में PDF fx का इंटीग्रेशन कर दो तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, थीटा टू पाई इंटीग्रेशन अगर हम कर दे तो रैंडम वेरिएबल x के PDF का इंटीग्रेशन कर दें थीटा से पाई के बीच में, तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी, थीटा की वैल्यू cos इनवर्स x पाई, और इस रेंज में आपके PDF की वैल्यू कितनी है, 1/पाई, तो देखो ये 1/पाई क्या आ गया, 1 dx क्या आ गया x, और उसमें वैल्यू रख दोगे तो पाई माइनस cos इनवर्स x आ जाएगा। तो ये देखो ध्यान से, इसीलिए इस इनइक्वालिटी को समझना इसलिए जरूरी था, ठीक है ना, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, इस रेंज के लिए आ गया आपका 1/पाई, लेस देन -1 के लिए 0, इस रेंज के लिए आ गया पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है ना। एंड फॉर x ग्रेटर देन 1 क्या आ जाएगा, जैसे आप x ग्रेटर देन 1 लोगे, तो जैसे कोई पॉइंट ले लो x इज इक्वल टू 1.5 ले लो, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी दैट z लेस देन आर इक्वल टू 1.5, इसको मैं ब्रेक कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी z लेस देन -1 प्लस प्रोबेबिलिटी z कभी 1 से ज्यादा हो सकता है नहीं, वो -1 से 1 के बीच हो सकता है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसको मैं 1.5 को ब्रेक कर दिया 0 से लेके 1 तक, प्लस प्रोबेबिलिटी z ग्रेटर देन 1 एंड अप टू 1.5, इसको 3 पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया, -∞ से -1 तक के सैंपल, फिर 0 से लेके 1 मिनट, ये -1 से 1 है, -1 से 1 तक के, है ना, फिर -1 से 1 तक के सैंपल, फिर 1 से लेके 1.5 तक के, तो ये सारे -∞ से 1.5 तक के सैंपल आ गए कि नहीं। ये क्या बता रहा है, -∞ से 1.5 तक के जितने सैंपल है उन सबकी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी बता दो, ये प्रोबेबिलिटी 0 है, ध्यान से देखो, और z 1 से 1.5 के बीच में z की वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये भी 0 है कि नहीं, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल z है वो -1 से 1 के बीच में ही सैंपल वैल्यू ले रहा है, 1 से ज्यादा सैंपल वैल्यू नहीं ले पा रहा है, -1 से कम सैंपल वैल्यू नहीं ले पा रहा है, इसीलिए z लेस देन -1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी 0 है, और z ग्रेटर देन वैल्यू 1 लेने की भी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। z ग्रेटर देन 1 जितने सैंपल्स होंगे उन सभी सैंपल के असाइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, तो ये 1 से 1.5 के बीच में सैंपल वैल्यू लेने की z की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी 0, तो बचा क्या यार अल्टीमेटली, तो ये चाहे 1.5 लेते, चाहे 1.2 लेते, चाहे 1.1 लेते, ये 1 से 1.2 हो जाता, 1 से 1.3 हो जाता, 2 लेते तो 1 से 2 हो जाता, ये हमेशा प्रोबेबिलिटी 0 आती है कि नहीं, क्योंकि ये सिग्निफाई करता z 1 से ज्यादा वैल्यू ले रहा है, और z 1 से ज्यादा वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी z की क्या है, 0, क्योंकि z 1 से ज्यादा वैल्यू ले ही नहीं रहा है, तो इस रेंज की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0, ये रेंज की हमेशा 0, तो बच हमेशा जाता क्या, जितने x पॉइंट है ग्रेटर देन 1 उनके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बच क्या जाती, z -1 से 1 के बीच में, है ना, प्रोबेबिलिटी z -1 से 1 के बीच में, तो z -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हमें पता करना पड़ेगा x की किस रेंज के लिए z -1 से 1 के बीच में वैल्यू ले रहा है। ध्यान से देखो, z 1 से -1 के बीच में वैल्यू ले रहा है फॉर x
0 to पाई। बाकी भी रेंज होंगी x की, लेकिन उनके करस्पॉन्डिंग PDF 0 है तो उनको कंसीडर करने का कोई मतलब नहीं। तो z 1 से -1 के बीच में वैल्यू ले रहा है फॉर x टेकिंग द वैल्यू 0 to पाई, तो -1 से 1 वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी वही है जो x रैंडम वेरिएबल की 0 से पाई के बीच में वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी। और ये क्या हो जाएगा 0 to पाई, और इसके बीच में PDF का इंटीग्रेशन और PDF की वैल्यू 0 से पाई के बीच में 1/पाई dx, और ये आ गया 1/पाई इंटू पाई, क्या आ गया 1। तो फॉर ऑल द सैंपल्स विच आर ग्रेटर देन 1, फॉर स्मॉल x ग्रेटर देन 1, आपका क्या आ गया CDF इज नथिंग बट इक्वल टू 1। और आपको पता है कि x ग्रेटर देन 1 वाले में ही x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पॉइंट आएगा, और x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे किसी भी CDF करो की वैल्यू क्या होती है 1 होती है बेटा, 1 होती है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती। तो अब देखो fzx क्या आ गया, fzx आ गया 0 फॉर x लेस देन -1, फॉर x बिटवीन -1 to 1 इट इज नथिंग बट 1/पाई, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है, एंड 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। तो इसका जो PDF है वो क्या हो जाएगा fzx d by dx ऑफ CDF fzx। तो उससे आएगा क्या, फॉर x लेस देन -1 CDF इज 0, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट 0 का डिफरेंशिएशन 0। फॉर x बिटवीन -1 to 1 CDF है कितना 1/पाई, पाई माइनस cos इनवर्स x, तो PDF हो जाएगा d by dx ऑफ 1/पाई, पाई माइनस cos इनवर्स x, ठीक है। एंड फॉर x ग्रेटर देन 1 फिर से आपका CDF कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो fzx जो PDF है रैंडम वेरिएबल z का, दैट विल बी नॉन जीरो बिटवीन -1 to 1 एंड इट विल बी 0 फॉर x लेस देन -1 एंड फॉर x ग्रेटर देन 1, और नॉन जीरो आएगा तो यहां डिफरेंशिएशन कर लेना। ये अल्टीमेटली बचेगा क्या, पाई का डिफरेंशिएशन 0 बच जाएगा क्या, ये अल्टीमेटली fzx विल बी नॉन जीरो ओनली फॉर d by dx ऑफ पाई का डिफरेंशिएशन 0 बचेगा क्या, माइनस cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, माइनस को बाहर कर लो तो ये आ जाएगा -1/पाई d by dx ऑफ cos इनवर्स x फॉर स्मॉल x बिटवीन -1 to 1 एंड 0। अदरवाइज मैं कह सकता हूं जितने स्मॉल x हैं लेस देन -1 और ग्रेटर देन 1 उनके लिए क्या है fzx की वैल्यू 0 है। ध्यान से देखो, अब cos इनवर्स x का बेटा डिफरेंशिएशन आप देख लेना क्या होता है। और ये क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इतना टाइम समझाने में आपको इसीलिए लगा क्योंकि जो sin x और cos x इनइक्वालिटी मैपिंग थी, sin x लेस देन और इक्वल टू x, cos x लेस देन और इक्वल टू x, वो समझना आपको जरूरी था, वो समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी था कि z किस रेंज में वैल्यू ले रहा है तो x किस रेंज में वैल्यू ले रहा है, वो समझाना बहुत ज्यादा आपको जरूरी था कि x की कितनी सारी रेंज पॉसिबल है कि z इस रेंज में वैल्यू ले, उन सबकी प्रोबेबिलिटी मुझे निकालनी है। लेकिन मैं कौन सी रेंज कंसीडर करूंगा, जिसके लिए PDF नॉन जीरो होगा, मैं हमेशा वही रेंज कंसीडर करूंगा, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी एक किया जा सकता था, ये मैंने आपको एकदम अंदर खोल के दिखाया कि मैपिंग हो कैसे रही, आप रेंज सेलेक्ट कैसे कर रहे हो ताकि आप फंसो कभी भी तो इसको यूज कर पाओ। इसको दूसरी तरीके से मैं कर सकता था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट से, वो भी एक मेथड होता है कि आपका जैसे cos x 0 से पाई के बीच में क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x है, sin x 0 से या पाई के बीच में क्या है 0 से π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन एंड π/2 टू पाई डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ प्लॉट करके देखोगे तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग फंक्शन के कॉन्सेप्ट से भी इनइक्वालिटी सॉल्व होती हैं, डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, तो वो भी एक मैथ्स है, आपने IIT JEE में सीखा होगा। यहां मैंने क्या दिखाया आपको कि मैपिंग देख लो कि इस रेंज की वैल्यू असाइन होने के लिए x की क्या रेंज पॉसिबल है, वो रेंज निकालो ग्राफ को थोड़ा सा एनालाइज करके। z इज इक्वल टू cos x है तो cos x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लो, z को वर्टिकल एक्सिस पे, और z इज इक्वल टू cos x का ग्राफ खींच लो, z इज इक्वल टू sin x का ग्राफ खींच लो, y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ, और उसको एनालाइज करो कहां से किस रेंज में वैल्यूज लेगा, तो z की किस रेंज के लिए x की रेंज क्या होनी चाहिए उसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। और जब x की रेंज मिल गई PDF को इंटीग्रेट करके करस्पॉन्डिंग CDF फंक्शन की वैल्यू और CDF फंक्शन की वैल्यू निकल गई तो डिफरेंशिएट कर दो, PDF फंक्शन की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट था आपको मैपिंग समझाना। बस एक नॉन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और बचा है क्या, y इज इक्वल टू tan ऑफ x।
उसको मैं करवा दूंगा, तो नॉन लीनियर में जितने पॉसिबिलिटी आपको आ सकते हैं, इससे बाहर तो कुछ नहीं आ सकता। और इतना करने के बाद कुछ और अलग फंक्शन आता भी है, तो आप सोच पाओगे कि मैपिंग हो कैसे रही है, कैसे मुझे विजुलाइज करना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये डिटेल में एनालिसिस इसलिए है कि आपको एक एक पॉइंट दिखना चाहिए, फिर उसको सिंप्लीफाई कर दोगे तो चीजें ईजी हो जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में 10x के मैपिंग के साथ, उसके बाद आपका ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।